जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की जो हम लोगों की श्रृंखला है, इससे पहले हम लोग क्लाइमेट शुरू किए थे, अर्थात इंडियन जलवायु। भारतीय जलवायु की अगर बात करें तो भारतीय जलवायु के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन कर लिया है और भारतीय जलवायु के आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भारतीय जलवायु से पहले हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में ये पढ़ा दिया था कि कौन कौन सी ऋतुएं हैं, किस प्रकार से हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ बता दिए है। जैसे जलवायु और मौसम। मौसम क्या है? एक क्षणिक परिवर्तन है और जलवायु एक अस्थायी कारक है। हमने आपको बताया था कि मौसम की तरह कभी तुम बदल भी तो न जाओगे, कुछ इसी तरीके से ये है। मौसम कभी धूप है, कभी बरसात होने लगती है, कभी गर्मी होने लगती है। ये क्षणिक परिवर्तन, लेकिन जलवायु लगभग लगभग 30 से 32 से 35 वर्षों के एक अस्थायी समय को दर्शाता है। क्लाइमेट के आधार पर ही व्यक्ति की बनावट का स्वरूप तैयार होता है। जैसे तिब्बत वाले हैं, चाइना वाले हैं, ध्रुवीय क्षेत्र वाले हैं, विषुवत वाले क्षेत्र हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी के पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ हम इससे पहले वाली क्लास में बहुत शानदार तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया था। जैसे ये है हमारा ग्लोब, और अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब पे एक लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, एक लाइन है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, और एक ठीक इसी के समान एक लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ये जो कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपका 23.5 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। कर्क और मकर के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। उससे ऊपर वाले को अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो है ये है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये सब हमने इससे पहले वाली क्लास में बता दिया है। शीतोष्ण कटिबंध, इधर भी आपका क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है, ये भी 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री इसको भी क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और ये बीच वाला जो क्षेत्र आपका है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ये यहाँ पर है। तो भारत जो है, सवाल बनता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के मुख्य भूमि की शुरुआत 8 डिग्री से होती है। हमने आपको पढ़ाया है कि 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण कोई जलवायु नहीं पाई जाती है। 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 कोई भी जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक, जैसे आपका ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है और ये 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री है। ये आपका कौन सा है? ये भी 5 डिग्री है। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस बीच कोई भी जलवायु नहीं पाई जाती है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? शांत पेटी, शांत पेटी या क्षेत्र, शांत पेटी या क्षेत्र। इसके बाद जो है वो मानसूनी जलवायु प्रारंभ हो जाती है। तो इसके बाद जो है 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के मध्य इधर, और 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के मध्य इधर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु, तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम दूरस्थम बिंदु है, उसकी शुरुआत लगभग 6 डिग्री से होती है। अच्छा, 5 डिग्री के बाद ये पाई जाती है। अगर हमारे भारत की बात करें तो लास्ट में 37 डिग्री जो है, ये 37 डिग्री है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, 37 डिग्री 6 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट, तो 37 डिग्री 6 मिनट मतलब थोड़ा सा ये और आगे है, नहीं तो 30 डिग्री के अंदर है और 5 डिग्री के ऊपर है। तो इसका मतलब अगर हम भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी। लेकिन कौन सी मानसूनी? तो कौन सी मानसूनी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु,
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। मतलब इसका यह है कि ये कहां से लेके 5 डिग्री से लेके और 30 डिग्री के मध्य ये पाया जाता है। और भारत अगर हम लोग बात करें तो भारत का विस्तार आप देख रहे हैं, इधर तो ये 37 डिग्री है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया थोड़ा सा छोड़ के, बाकी अगर देखा जाए तो भारत का 99% जो है वो हिस्सा वो मानसूनी जलवायु मतलब कि 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के मध्य है। दूसरा चीज है 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री के मध्य 30 से लेके 35 के बीच को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, ये आपका अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश कितने डिग्री से लेके है? तो 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री वाले मध्य क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं। तो भारतीय जलवायु मानसूनी मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की भारत की जलवायु है। और भारत जो है वो पूरी तरह से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में अरब सागर है, और आपका जो है क्या नाम है बंगाल की खाड़ी है, और हिंद महासागर तो ही है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय है। तो जब निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है मतलब गर्मी, जहां पर ITCZ का निर्माण होता है। ITCZ क्या होता है? ITCZ का मतलब यह होता है कि जहां पर सूर्य चमकता है, ITCZ सूर्य जहां पर चमकता है मतलब सूर्य के सापेक्ष, मतलब सूर्य के सापेक्ष जहां पर सूर्य रहता है वहीं पर ये निर्माण होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है? खिसकता रहता है। तो ITCZ जिसको हम लोग अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, तो सूर्य की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य जो है उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। 23.5 डिग्री ऊपर एक बार सूर्य यहां चमकता है, एक बार कर्क रेखा पर चमकता है, यहां पर एक बार चमकता है, फिर यहां पर चमकता है मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को यहीं पर चमकेगा, और 21 मार्च को यहां चमकेगा, 21 जून को यहां चमकेगा, और 23 सितंबर को यहां। तो सूर्य इतना ही में क्या करता है भैया? घूमता रहता है। इस वाले पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो जब ये इसका तापमान अधिक होता है तो पानी क्या होता है? वो भाप बन करके ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद वो सघन हो जाता है, और सघन होने के बाद बादल बन जाता है। अब जब बादल बनता है तो बादल बनने के बाद वो जा करके हिमालय में टकराता है, और जब हिमालय में टकराता है अचानक से, तो उधर से वो भर 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 करके वापस लौटता है। तो वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में ठीक ठाक वर्षा करता है। बात करें कि भारत में सबसे पहले जलवायु सबसे पहले कब प्रवेश करता है, तो 1 जून को भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपका कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका क्या नाम है? भूमध्य सागर से। कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर से उसकी उत्पत्ति होती है, और भूमध्य सागर से उसकी उत्पत्ति होती है, उसके बाद जो है वहां से फिर वो आगे धीरे धीरे करके पूरे भारत में कवर करना प्रारंभ कर देता है। पूरे भारत में वो धीरे धीरे करके कवर कर लेता है। तो भारत में अगर हम लोग बात करें उष्ण मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है वो तो ठीक है, लेकिन जो ठंडी के दिन में भारत में वर्षा होती है उसका क्या मतलब है, उस किस आधार पे है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। चलिए अब देखिए, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। हम बता दें कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इसको हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून, या फिर इसको हम कह सकते हैं लौटता हुआ मानसून, या फिर शीत ऋतु की वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। आइए फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या कारण है कि भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कि किस प्रकार से भारत में वर्षा करती है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। आइए थोड़ा सा यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें
ये है, पहले पूरा मैप बना लीजिए। मैप से अगर कोई चीज आप समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है आपका एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। हमने आपको बताया उत्पत्ति इसकी भूमध्य सागर से होती है। यह है आपका भूमध्य सागर, यह है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, यह है भूमध्य सागर। इधर है लाल सागर, यह है लाल सागर, रेड सी। इधर की अगर हम लोग बात करें तो ये हिमालय है, ये हिमालय है, हिमालय। यह है भारत, भारत। सवाल पूछता है कि लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर शीत ऋतु का मानसून जो चक्रवाती होता है, उससे दक्षिण भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो भैया होती है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। मानसून जो है वो मौसम शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हवाओं के आधार पर मौसम का बदल जाना। तो सबसे ज्यादा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अच्छा, ये किस प्रकार से होती है? तो ये भैया चक्रवाती वर्षा होती है। कैसी होती है? चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा। अब देखिए, ये आपका भूमध्य सागर है, इधर से आती है रेनल की गर्म जलधारा। ये रेनल की गर्म जलधारा है। ये देखिए, जलधारा हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। यह है रेनल की गर्म जलधारा। ये कौन सी जलधारा है? रेनल की। रेनल की जो गर्म जलधारा है, ये सीधे प्रवेश करती है कहां? भूमध्य सागर में। जब ये भूमध्य सागर में प्रवेश करती है तो भूमध्य सागर के तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो जब ये भूमध्य सागर के तापमान को बढ़ा देती है, तो ये भूमध्य सागर की जब तापमान को बढ़ाएगी, जब ये पानी गर्म हो जाएगा, तो आपको बताए हैं पिछली वाली क्लास में, ये भाप बनकर क्या होगा? ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो ये सघन हो जाएगा। जब भैया ये सघन होगा तो ये किसका निर्माण लेगा? बादल का रूप लेगा। अब जैसे ये ऊपर आगे बढ़ रहा है ना, ये भाप बन के ऊपर उठ रहा है, ये बादल बन जाएगा। ये क्या होगा? बादल बन जाएगा। ये देखिए, अब ये बादल बन जाएगा। उसके बाद इधर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रकोप है, ये पश्चिमी विक्षोभ है, तो जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम लोग बात करें, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, जेट पवन भी कह सकते हैं, जेट पवने या जेट स्ट्रीम। जेट मतलब तीव्र गति से चलने वाली हवा। ये पाई कहाँ जाती हैं? ये क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे। ये पाई जाती हैं कहाँ? क्षोभ सीमा में। क्षोभ सीमा में, जो वायुमंडल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। क्षोभ सीमा में विस्तार। क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल के उत्तर में, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, समताप मंडल, इसके मध्य में, दोनों के मध्य में, दोनों के मध्य में ये पाया जाता है। ये बहुत तीव्र गति से चलने वाली होती हैं, जो बहुत स्पीड से चलती हैं। पायलट लोग क्या करते हैं कि विमान को ला करके जहाज को और इसी में टेक ऑफ कर लेते हैं और उसी के सहारे ईंधन को बंद कर देते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये खींच करके ले जाती है और इसी कारण से जो क्या है, जो पायलट लोग होते हैं उनको अलग से सरकार इंसेंटिव देती है कि काफी जो है इन्होंने जो है ईंधन को बचाया है। अब उसमें ही नहीं नौसिखिया ड्राइवर ले जाके कोनो उलट देगा उस तरफ से, पता लगा उसमें उतारा दई के नाच गया और खींच के बहा दिया, ले जाके उधर फेंक दिया उठा के। तो ये जो एकदम एक्टिव होते हैं वही। तो अब देखिए, जब ये बादल बन के ऊपर जा रहा है, समझिएगा बात को, ये क्या बन गया है? बादल। अब ये बादल बना,
पर ये उठ रहा है, सघन हुआ, सघन होकर के क्या बन गया, बादल बन गया। जब ये बादल बना और इसी के संपर्क में आया तो ये इसी तरफ क्या करता है, भागता है। जब इस तरफ भागता है तो ये आकर के कहां टकराएगा, तिब्बत का पठार। ये क्या है, तिब्बत का पठार। ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है। अब ये जाकर के तिब्बत के पठार में टकराएगा। तो ये जो बादल है इसके संपर्क में आने के बाद झोंका, झोंका जब जा रहा है तो उसके थोड़ा सा हल्का नजदीक हो आएगा। जैसे 33,000 वोल्ट का जो तार होता है, अगर उसके 1 मीटर दूर है तो आपको दिक्कत नहीं, जैसे उसके 1 मीटर नजदीक जाएगा सटाक से क्या करता है, खींच लेता है। तो सोचिए इतनी भयंकर स्पीड चलती है। एक तो ट्रेन जाती है तो 2, 3, 4, 5 मीटर तक पटरी के दोनों तरफ एकदम झाड़ 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 करके उड़ा ले जाती है। और इसकी गति तो पता नहीं कई हजार प्रति घंटा की किलोमीटर की स्पीड से है। अब ये क्या करता है, जब इसके नजदीक लगभग पहुंचती है तो ये इस तरफ क्या करती है, भागती है। जब ये बादल इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, आकर के यहां पर ये टकरा गया। कहां पर टकराया, तिब्बत के पठार में। जब ये तिब्बत के पठार में मतलब हिमालय में टक्कर किया तो ये वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो ये है भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत। अब ये उत्तर भारत का कौन कौन सा राज्य है, यह है जम्मू कश्मीर, J&K। पंजाब में गेहूं की फसल के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। हरियाणा में भी फसलों के लिए रबी की फसल जितनी होती है, हरियाणा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, राजस्थान। HP, कुछ HP में भी थोड़ा बहुत इसका प्रभाव रहता है। इतने राज्यों के लिए ये क्या करती है, फायदेमंद होती है। मतलब यहां रबी की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। रबी की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। रबी की फसल के लिए क्या होती है, ये उत्तम मानी जाती है। या फिर ठंडी की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है, गेहूं की फसल के लिए उत्तम। अब गेहूं की रबी की फसल है तो ये इतने राज्यों में ये जबरदस्त वर्षा करती है। चक्रवात के कारण जो है ये प्रवेश कर जाती है कहां, बंगाल की खाड़ी में, और जहां से तमिलनाडु में ठीक ठाक वर्षा करती है। तो ये इधर से जब बादल इधर टकराएगा तो ये इस तरफ क्या होगा, बारिश होगी, इधर बारिश होगी। चक्रवात के कारण ये जाएगा यहां से घूमते 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 इधर से जब आएगा तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या करेगा, वर्षा करेगा। तो लौटते हुए मानसून के द्वारा सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो तमिलनाडु में होती है, जिसको मतलब कहते हैं हम लोग, अभी नहीं कि सर्वाधिक वर्षा लिख दिए तमिलनाडु में, नहीं, अभी हम बताएंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो मेघालय पर हो जाएगा। क्या कारण उसका वो भी बताएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं कि हमने हेडिंग बना दिया है पहले कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, या फिर इसको हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, या इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, या फिर हम इसको शीत ऋतु वाली वर्षा कहते हैं। किस प्रकार से कहां कहां से गया और इस तरीके से वर्षा किया। तो रेनल की जो गर्म जलधारा है ये भूमध्य सागर के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। जब भूमध्य सागर के तापमान को बढ़ाएगी तो वो पानी हाफ बन के ऊपर निकलेगा, ऊपर जाके सघन होगा, सघन होके बादल बनेगा, और ये इसके पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में आने के बाद ये स्पीड से बढ़ जाता है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम लोग बात करें, यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक। इसके ऊपर जो है ये है क्षोभ सीमा, ये क्षोभ सीमा है, और ये है समताप मंडल, ठीक। देखिए ये है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, यह है समताप मंडल, यह है समताप मंडल। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं भैया, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा की अगर हम लोग बात करें, ये जहाज, ये जहाज है, अगर इस दिशा में जा रही है, कोई भी जहाज यहां पर जा रही है, ये देखिए, ये पायलट लोग क्या करते हैं कि वो इसी में लाके टेक ऑफ कर लेते हैं, ईंधन को बंद कर देते हैं। इसकी बेग इतनी ज्यादा होती है कि घसीट के लेके आगे तक चली जाती है, इसमें कुछ ना कुछ ईंधन बच जाता है। अब क्या हुआ, यहीं से बादल बन के ऊपर उठा, जब इसके संपर्क में आए तो घसीट के लेके इस तरफ लेके आता है, और भैया तिब्बत की ऊंचाई ठीक ठाक ही है, और इसमें टकरा करके और जो है आके भारत के उत्तर क्षेत्र में ठाक वर्षा होने लगती है। तो इस प्रकार जो है भारत शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ये चीज आपको यहां तक समझ में
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अभी तो समय है। अब हम लोग देखते हैं भारत में मानसून का प्रवेश। भारत में मानसून का प्रवेश। भारत में मानसून का प्रवेश। कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सर्वप्रथम 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम 1 जून को कहां? केरल में प्रवेश। मौसम वेधशाला कहां बनाई गई है? मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला कहां बनाई गई है? मिनिकॉय द्वीप समूह पर। मिनिकॉय द्वीप समूह पर, मिनिकॉय द्वीप समूह पर बनाई गई है। यह है आपका ग्लोब, यह है 0 डिग्री, यह है भारत, यह है मिनिकॉय, ये मिनिकॉय द्वीप समूह। अब मिनिकॉय द्वीप समूह का मतलब यह हुआ कि क्यों यहां पर बनाया गया। अरे भाई मानसून इधर से तो जा रहा है, तो सबसे पहले यहीं जाएगा, यहीं तो पता चलेगा कि कब से जा रहा है। पता चला यहां बना देंगे तो यहां आप कैसे जान पाएंगे कि कब मानसून आया कब मानसून नहीं। ये आपको हम पहली वाली क्लास में पढ़ा दिए थे। मिनिकॉय द्वीप, उसकी क्या विशेषता है, प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी क्यों पाई जाती है, उसका मतलब क्या है, सारा सब कुछ बता दिए हैं। यहीं पर स्थित है। और यह है आपका कौन सा राज्य? केरल। और यहीं पर जो है ये सबसे पहले क्या करता है? प्रवेश करता है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखें तो उससे पहले भी मानसून प्रवेश कर जाता है। कहां पर? उससे पहले भी जो है ये लगभग 15 से 30 मई के मध्य अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है। सर्वप्रथम प्रवेश करता है भैया 15 से 20 मई, 15 से 20 मई के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून प्रवेश कर जाता है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि में या मुख्य क्षेत्र में सबसे पहले कब प्रवेश करता है? भारत के मुख्य भूमि में सबसे पहले प्रवेश करता है कब? 1 जून को। वो भी कहां प्रवेश करता है? केरल में। आइए देखते हैं। ये है आपका, यह है भारत, यह है आपका केरल, यह है केरल। मानसून इधर से जा रहा है, ये इधर से मानसून जा रहा है। जब मानसून, भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का प्रवेश, इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम। इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। हिंद महासागर से इसकी उत्पत्ति हो रही है। इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? हिंद महासागर से। जब ये केरल में पहुंचता है कई तारीख को? 1 जून को। तो यहां पर आम पकने लगते हैं। उत्तर भारत में जो तोतापरी वाले आम आते हैं वो यहीं से आते हैं, जिसका जूस वगैरह बनाया जाता है। दोनों तरफ देखिए टोंट निकला रहता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो यहां पर केरल में आम जो है वो पकने लगता है, आम पकने लगता है, आम पकने लगता है। तो जब आम पकने लगता है तो इस वर्षा को केरल में क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। पहली वर्षा को केरल में क्या कहते हैं? पहली वर्षा को
पहली वर्षा को केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां सबसे पहले क्या होता है, आम पकने लगता है। क्योंकि यहां आम क्या होता है, आम पकने लगता है। आम पकने लगता है, यहां पर आम पकने लगता है। यही वर्षा जब कर्नाटक में पहुंचती है, यह है कर्नाटक, यही वर्षा कहां पहुंचती है, कर्नाटक में। कुछ टाइम वहां पर कॉफी के पौधे ठीक ठाक स्थिति में पैदा हुए होते हैं। जैसे ही ये वर्षा वहां पर पहुंचती है, तुरंत जो है कॉफी के पौधों में बहुत तीव्र गति से अचानक एक तरफ से पूरा फूल दिखने लगता है। कर्नाटक में जब यह वर्षा पहुंचती है, कॉफी के पौधों में फूल आने लगता है, फूल आ जाता है, फूल आ जाता है। क्या होता है, फूल आ जाता है। ये देखिए, फूल आ जाता है। जब कॉफी के पौधों में फूल आ जाता है तो इस वर्षा को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, कॉफी की वर्षा या फूलों की बौछार वाली वर्षा। मतलब कॉफी के फूलों में एकदम पूरा बौछार आ जाता, मार फूल इधर दिखाने लगता, उधर चारों तरफ एकदम, कहते हैं ना एकदम पेपच हो गया, एकदम पूरा बौछार हो गई। इस वर्षा को कर्नाटक में क्या कहते हैं, फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा। या फिर हम इसको कहते हैं कॉफी की वर्षा, कॉफी की वर्षा। फूलों की वर्षा या कॉफी की वर्षा कहां होती है, कर्नाटक में। यही कब होती है, तो वही 1 जून को, 1 जून, 1 जून को जब मानसून यहां प्रवेश करता है। कब होती है, 1 जून को, 1 जून को होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा, 1 जून को होने वाली वर्षा, ये 1 जून को होने वाली वर्षा। धीरे 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 मानसून पूरे भारत में पहुंच जाता है। लगभग 15 जुलाई तक संपूर्ण पूरे भारत को मानसून क्या करता है, घेर लेता है। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में 15 से 20 जुलाई तक, 20 जुलाई तक मानसून घेर लेता है, घेर लेता है। संपूर्ण भारत में मानसून घेर लेता है 15 जुलाई के आसपास। ठीक, 1 सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। ये सब चार्ट आगे आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बस केवल पहले आप इतना समझिए। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट देखिए। छोटी छोटी चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। ये चीज अगर आपको पता रहेगा तो बाकी चीजें आसानी से आप लगा भी लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर का मानसून और एक आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून। लेकिन देखिए मानसून की प्रकृति, मानसून की प्रकृति, मानसून की प्रकृति, मानसून की प्रकृति। एक हम लोग कह सकते हैं लौटता हुआ मानसून, सॉरी चढ़ता हुआ मानसून, चढ़ता हुआ चढ़ता हुआ मानसून, चढ़ता हुआ मानसून। इधर देखेंगे हम लोग लौटता हुआ, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून।
एक तरफ चढ़ता हुआ मानसून और एक तरफ लौटता हुआ मानसून, दोनों की प्रकृति हम पूरा मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं। यह है भारत, ये इधर देखिए, ये हो गया आपका पूर्वोत्तर भारत, ये है जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। ठीक, ये है भारत। इधर भी भारत को बना देते हैं, दोनों में आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। इधर भी हम लोग पूर्वोत्तर भारत को बना देते हैं, जल्दी से बना के दिखा देते हैं आपको। ये दोनों तरफ भारत पे आप देखिए चढ़ता हुआ मानसून। ये सबसे पहले तो ये 15 से 20 मई, ठीक। ये जो जाता है 1 जून को, 1 जून को, 1 जून, 25 जून के आसपास, 25 जून, 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई, और ये तो 1 जून है। 1 जून सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। आगे बताएंगे अभी अच्छे से क्या है, क्यों होती है सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य, जहां लगभग 1100 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर कम नहीं होता है। अब उसके बाद जो है ये 15 जुलाई, ये 1 अगस्त, 1 अगस्त, और इधर से 25 अगस्त, 25 अगस्त, 25 अगस्त, और 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सितंबर पूरी तरह से क्या करता है, एकदम घेर लेता है पूरे भारत को। मानसून एकदम भयंकर रूप से घेर लेता है। लौटते हुए मानसून की अगर हम लोग बात करें तो मानसून लौटना कब से प्रारंभ करता है, सितंबर तक पहुंचा, अब 1 सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। 1 जून से मानसून चढ़ना प्रारंभ करता है, जो कब तक चढ़ता रहता है, 1 सितंबर तक। और 1 सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ करता है, ये कब तक लौटता रहता है, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मानसून पूरी तरह से भारत को क्या करता है, छोड़ देता है। आइए देखते हैं लौटता हुआ मानसून। ये देखिए इधर से है 1 सितंबर, 1 सितंबर, 25 सितंबर, 25 सितंबर। राज्य हमने आपको बहुत पहले से ही पढ़ाया है, इसीलिए कह रहे थे कि राज्य अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप लोग लगा लोगे सवाल को। राज्य कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है, ये पूरा दिमाग में आपको पहले से फीड होना चाहिए। अगर आपको राज्य नहीं पता है तो मत वीडियो देखिए, पहले जाके राज्य क्लियर करिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है, तब आपको ये सब। ठीक, ज्योग्राफी का मतलब हलवा है, लेकिन हलवा तभी है जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यह है 10 अक्टूबर, 10 10 अक्टूबर, ठीक। उसके बाद जो है ये 1 नवंबर, 1 25 नवंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर, 1 नवंबर। ये क्या है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। ये आपका क्या है, 1 दिसंबर। इसका मतलब ये हुआ कि मानसून 1 दिसंबर को पूरी तरह से भारत को क्या करता है, छोड़ देता है। 1 दिसंबर को मानसून पूरी तरह से भारत को क्या करता है, छोड़ देता है। मानसून भारत को छोड़ देता है, छोड़ देता है। लौटना कब से प्रारंभ करता है, तो 1 सितंबर से मानसून
लौटना लौटना प्रारंभ करता है। लौटना प्रारंभ करता है। मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है भैया। कब से मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है? 1 सितंबर से। मानसून चढ़ना कब से प्रारंभ करता है? शुरुआत कब से करता है? तो मानसून चढ़ना प्रारंभ करता है 1 जून को। मानसून 1 जून को चढ़ना प्रारंभ करता है, मतलब चढ़ता है। संपूर्ण भारत में कब पहुंच जाता है? तो 1 सितंबर। संपूर्ण भारत में पूरी तरह से क्या करता है? मानसून घेर लेता है। अब इसके बाद जो हम लोग अगला है अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर आपका इस तरफ है, किस किस क्षेत्र में कहां कहां वर्षा होती है, कितने कितने सेंटीमीटर। बंगाल खाड़ी का मानसून कहां कहां वर्षा करता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून कब दोनों मिल करके और भारत के किस क्षेत्र में वर्षा करता है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, सबसे कम वर्षा कहां होती है, सबसे कम होती है तो उसका कारण क्या है, दृष्टि छाया क्षेत्र किसको कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा 1100 सेंटीमीटर होती है और 250 सेंटीमीटर वहीं शिलांग में होती है, जो कि शिलांग को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां वर्षा ही ना हो, और उधर 250 सेंटीमीटर हो रही है उसके बाद भी शिलांग को वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इसलिए कह रहे हैं क्या है, क्या मामला है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, कम क्यों होती है, पहाड़ियों का क्या कारण है हमारे भारत में, या जो हिमालय है उसकी क्या विशेषता है, ये सब अगली वाली क्लास में बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें जो भी टॉपिक आपको बताया अगर मन से आप देख करके और अच्छे से इसको नोट बना लेंगे तो आपके दिमाग में सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।